हेलो फ्रेंड्स, ये जो सेट है 2023 का सेट 6EA है और इसी EA सेट का नाम 822EA है। ठीक है, तो इसमें खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 731/625। ठीक है, 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। यानी कि दशमलव के प्रसार में अंकों की संख्या होगी। कहने का मतलब है दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे और कहाँ पर ये स्टॉप होगा। कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद? क्या एक अंक आएगा, या दो अंक आएंगे, या तीन आएंगे, या चार आएंगे? तो आपको मैं इसका एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिसमें ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वरना फिर आप भाग वाला प्रोसेस लगाएं, ठीक है, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन सिंपल वाला तरीका बताते जिसमें गुणा भाग आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं जैसे ये 731 है और अपॉन में है 625। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सिंपल तरीका ये है कि 625, अब इसको ना हम इसके फैक्टर कर लें। फैक्टर करने का मतलब ये 5 से ही कट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 125। फिर 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, और फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर से 5 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने हैं, यहाँ 5 5 5 5, यानी कि 4 बार बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बार 5 यानी कि 5 की घात 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर 5 की घात या 2 की घात ऐसा कुछ मिल जाए तो तुरंत उसका अपोजिट ऊपर नीचे गुणा कर दो। 2 की घात 4 और यहाँ पर भी क्या 2 की घात 4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, इससे क्या हमें समझ में आएगा कि यहाँ 5 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 4 है। ठीक, तो जब ये हमारी घात निकल के आ गई कि 4 है, वैसे ये करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इतना पता चल गया कि यहाँ 5 5 5 5 यहाँ कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। तो बस आप सीधा सीधा आंसर टिक कर सकते हैं कि जो पॉइंट के बाद जो अंक आएंगे वो 4 अंक आएंगे। ये ठीक है, पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना था। लेकिन इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो ये होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 731, यहाँ पर 2 की घात 4, 2 की घात 4 को हम सीधे 16 लिखते हैं भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या लिखते हैं, 5 की घात 4 और 2 की घात 4। जब घातें बराबर होती हैं तो आधार की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यानी कि 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 10, 10 की घात 4 आ जाएगा। अब 16 को ना इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 16 एकम 16, फिर 16 दूनी 48, 1 49, हासिल 4, और 16 सत्ते 112। तो 112 में जब 4 जोड़ेंगे तो 116, ये कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 116। अच्छा, यहाँ एक और बनाएंगे। ओके, तो 116 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। अब यहाँ बटे में क्या, 10 की घात 4, 10 की घात 4 तो ऐसे लिखा रहेगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको 1.1696 और ये आंसर हो गया। अब ये कैसे आया, यहाँ जो घात 4 लगी हुई है तो बस ये जो 4 घात है ना उतने ही अंक यहाँ गिने जाएंगे, 1 2 3 4, बस पॉइंट लगा देंगे, ये नीचे वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, इसका पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन आपको इतना देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इस तरह का सवाल है और पूछा है कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे अप्रोक्सीमेट, तो आप इससे बता सकते हैं कि भाई 5 या 2। ठीक है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं, सिर्फ 5 या 2, 3 या 4 नहीं लेना है आपको, सिर्फ 5 या 2 ही लेना है। तो 5 की घातें देख लीजिए या फिर 2 की घातें देख लीजिए, जितनी घातें हैं, ठीक है, जितनी घातें हैं उतने ही अंक आएंगे दशमलव के बाद। ठीक, तो इसका ये जो आंसर है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्या 4। अच्छा, एक इसका तरीका और होता है, जैसे आपको ये सब नहीं करना है इतना, तो क्या कीजिए कि 625 को ना 731 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये जल्दी नहीं होगा। ठीक है भाई, ये 1 टाइम चला जाएगा 625, उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पहले तो घटाएंगे इसको। ठीक है, तो 11 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, यहाँ कितना 0, यहाँ 1 बचेगा। अब पॉइंट लगाया है तो यहाँ 0 बना लेंगे। फिर इसको कितनी बार, अभी ये फिर से 1 टाइम जाएगा, तो ये आपको एक प्रोसेस करना है पूरा। फिर वहां जहां पर स्टॉप होगा वहां पर आप अंक गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4, और ये आपका लगभग उतना ही जाएगा। पहले यहाँ 1.1 आया, फिर ये 6 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो आप पॉइंट के बाद अंक गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो या तो आप ऐसे इसको लगाइए, ऐसे चेक कीजिए भाई ये पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लगाइए, और अगर ऐसे नहीं लगाना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं कि जो अपॉन वाली संख्या होती है ना उसके आप फैक्टर कीजिए। तो अगर 5 की घात आ रहे हैं या फिर 2 की घात के रूप में आ रहा है तो तभी हम लिख सकते हैं उसकी जितनी घातें होंगी ना पॉइंट के बाद उतने ही अंक दशमलव के बाद आएंगे। ठीक, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 ले लेते हैं। 2 में क्या है कि बिंदुओं एक्स वाई, -x और -y के बीच की दूरी होगी। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है सभी लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये।
क्या है, एक तो है एक्स वाई और दूसरा है माइनस एक्स और ये माइनस का वाई, दो है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बीच की दूरी वाला फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 माइनस ये x2 हो गया, तो x2 माइनस x1 ये x1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका मतलब ये y2 हो गया, ये y1 ये वाला हो गया y1, ठीक। तो इसका भी कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या माइनस माइनस, तो क्या माइनस का 2x, माइनस का 2x का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या माइनस का 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वही माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ क्या वाई का स्क्वायर, ऐसे करके रूट ऑफ बना देंगे। अब ये प्लस प्लस इनको क्या करते हैं, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और जो ये प्लस प्लस है वो हटा देते हैं, बस ये प्लस बीच में लिखा रहेगा। तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं और यहाँ रूट ऑफ का निशान लगा देते हैं, ठीक। अब 4 का, ठीक है, 4 का रूट ऑफ 2 होता है हम जानते हैं, लेकिन इसका रूट ऑफ नहीं हो सकता, तो ये रूट के अंदर ही लिखा रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आंसर आना है इसमें, तो फिर दूसरे का ये सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 3 क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अच्छा, इसका तो आंसर ना मुझे लगता है सभी को पता होगा कि इसका आंसर 2 होता है, 2 ही वो संख्या है जो अभाज्य कहलाती है। 0 अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है और 8 के तो फैक्टर ही हो रहे हैं, 2 2 और 2, तो 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2 को हम अभाज्य संख्या मानते हैं, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब 4 है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, अब कोई धनात्मक पूर्णांक q है, q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक बने, हर बार सम पूर्णांक बने, ऐसा क्या है, तो ऐसा यही वाला सी ऑप्शन सही होगा इसका 2q। पर क्यों सही होगा ये वाला, अब देखिए यहाँ आप रख रख कर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको रख कर देखिए, जैसे 2q है, मैंने आंसर बताया था ना कि 2q आंसर आएगा, पर ऐसा क्यों आएगा। अब यहाँ q की जगह पर आप 1 2 3 रख रख कर देखिए और हर बार सम संख्या ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ 2 लिखेंगे, जैसे ही q की जगह पर 1 रखेंगे 2 आएगा जो कि सम संख्या है। दोबारा क्या करेंगे, q की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, ये भी एक सम संख्या है। अब यहाँ पर हम 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो ये भी सम संख्या है। यहाँ 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, ये भी सम संख्या है। तो जब 2q में हम हर बार रखेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। तो यही बोला था कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो, इनमें से वो क्या है जो हर बार सम पूर्णांक बनाए, तो सम पूर्णांक तो यहीं से बना रहा ना 2q से। अच्छा, इसके अलावा आप अगर किसी में भी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सम नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं विषम बनेगा। अब जैसे ये मान लीजिए पहला है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए इसमें, अब जैसे ये पहला है क्या है, q माइनस 1 है, तो यहाँ अगर हम q माइनस 1 लिखते हैं, फिर से हमें q का मान 1 2 3 लेना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यही लेना है। तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ अगर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ तो पहले ही विषम आ गए तो गलत हो गया भाई, पहले ही विषम आ गए वो तो गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम b वाला देखते हैं तो यहाँ पर q प्लस 1 है, अब q की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये तो 2 हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर 2 रखेंगे भाई, 1 2 3 4 रखना, जैसे यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या आ गई, यहीं से गलत हो चुका है, ठीक। अब एक लास्ट बचा है, क्या है, 2q प्लस 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ इसको भी रख के देख लो, 2q प्लस 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4 रखना है, रखते जाएंगे तो पहले 1 रखेंगे, तो पहले जब 2 1 कम 2 और 1 3, पहले ही विषम संख्या हो रही है तो यहीं से गलत हो गई, ठीक, समझ में आया। तो अगर आपको पता है कि नहीं यहाँ पर आएगा तो आप इसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप यहाँ से रख कर देखिए और जैसे जैसे ही आपको एक विषम संख्या जैसे ही आपको एक सम संख्या मिलना शुरू हो जाएगी, वहां पर आप क्या कीजिए, सवाल को स्टॉप कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, टिक कीजिए, आगे बढ़िए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि साइन a प्लस बी की वैल्यू है √3/2, ठीक है, और कॉस a माइनस बी की वैल्यू है √3/2, ठीक है, दोनों की वैल्यू ही √3/2 है, लेकिन ये साइन में है, ये कॉस में है, तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने, ठीक है, जो दिया हुआ है पहले तो वही लिखते हैं। नंबर 4 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या, √3/2, ठीक है। अब √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ साइन लिखा हुआ है, तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। अगर टेबल याद नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे टेबल बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी, ठीक। तो चलिए, √3/2 जो यहाँ लिखा है ये किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है, ठीक है। √3/2 साइन में अगर देखा जाए तो साइन 60 का मान होता है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, यही तो बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरा इन्होंने बोला था कि कॉस क्या था, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या था,
√3/2, यहाँ पर भी वही था। अब √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं कि कॉस में √3/2 कॉस 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस 30। तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ क्या a माइनस बी इक्वल्स टू कितना 30 हो गया हमारे पास। ये सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन इसके नीचे उठा के लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू में 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ए मिला के कितना 2a हो जाएगा, और यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, दोनों को मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, भाई ये 2 अपॉन में आएगा तो 2, यहाँ 45 आ जाएगा, 45 भाई 2 4 जा 8, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10। तो पहला तो आंसर आ रहा है 45, ठीक। अब दूसरा आंसर क्या होना चाहिए, आप इसमें पहली इक्वेशन में मान रख लीजिए। पहली इक्वेशन क्या 60 डिग्री है, तो यहाँ a की जगह 45 है, प्लस b है इज इक्वल्स टू क्या है 60 डिग्री, तो b इज इक्वल्स टू 60, और ये 45 जब यहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इसका मतलब ये 15 आ रहा है। तो बस 45 एंड 15 जो आंसर आ रहा है हमारे पास इसका पांचवे का, ठीक है, ये नंबर 5 है, और पांचवे का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो ए ऑप्शन सही आ रहा है, क्या 45 एंड 15 डिग्री। अब जो ये इसका 6 नंबर है, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। तो सिंपल सा है, हमें वैल्यू रखना है और आंसर इसका आ जाएगा। वैसे इसका दूसरा तरीका हो सकता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ये सिंपल तरीका ही समझ लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो बस वहीं से करेंगे। ये 1 लिखा रहेगा माइनस 1/√3, उसका क्या होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही 1 प्लस यहाँ 1/√3, इसका क्या होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1 माइनस यहाँ 1/√3 की वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने का मतलब है यहाँ 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा अपॉन सेम वही यहाँ पर भाई 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 3 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 2 बचेगा, 3 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 4 बचेगा, 2/4 इसको कट कर देंगे, 2 1 कम 2 2 2 4, जिसका आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका छठवें का ये बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्या 1/2, ठीक। अब जो 7 नंबर है क्या है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0 का एक मूल 6 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल तो 6 दे रखा है, हमें के का मान ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0, एक मूल 6 दिया, इसका मतलब x की वैल्यू हमको 6 दे रखी है, एक मूल 6 है मतलब x की वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 6 रंग 36 माइनस 6 चौके कितना 24 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब अगर 36 में से अगर 24 घटाते हो तो यहाँ 12 बचेगा, प्लस के इक्वल्स टू 0, 12 प्लस का ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ के इक्वल्स टू क्या 12 जब यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 आंसर आ रहा है, यानी कि इसका सातवें का, ठीक है, सातवें का ये ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, माइनस का 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का योगफल कितना 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। तो इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्याएं वो होंगी जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो और उनका योगफल 24 है। तो आप ऑप्शन देखकर भी इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। भाई अगर हम 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अगर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है, तो यहाँ से तो नहीं बन रहा है, तो गलत ही हो गया, क्योंकि 24 आना चाहिए ना योगफल, इन दोनों से 24 बन रहा है। यहाँ अगर 9 में 18 जोड़ेंगे 27 आ रहा थी, तो यहीं से गलत हो गया। 14 में 7 जोड़ेंगे 21 आ रहा है, ये भी गलत है। इसका मतलब जो पहला ए ऑप्शन था वही सही था, क्या 16 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 24 बन रहा था। सीधी सी बात, दो संख्याओं का योगफल 24 है, संख्याएं हैं 16 और 8, ठीक। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए, जैसे लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक, यही तो लिखा है, ये 8वां है। तो जो पहली संख्या होगी, ठीक है, पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे 2x मानेंगे। क्यों 2x मानेंगे, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो ये हो गया 2 गुना। अब दोनों का जो टोटल सम है वो कितना है 24 है, तो इन दोनों का सम 24 करेंगे, x प्लस 2x बराबर 24। ये हमारा प्रश्नानुसार हो गया, ठीक है। तो x और 2x मिला के कितने 3x हो गए, 3x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, और ये 3 अपॉन में चला जाएगा, कट कर देंगे 8 आ जाएगा, यानी x का मान तो 8 आ गया। जब x का मान 8 आ गया तो ये तो 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा, भाई पहली संख्या 8 आ गया लेकिन दूसरी संख्या क्या 2x है, तो यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह कितना 8 रखना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 और 16 दो आंसर आने चाहिए थे हमारे पास, जो कि आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो ये ऑप्शन है 16 और 8, 8 या 16, 16 और 8 कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
अब ये इसका 9 नंबर है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और हमको भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो सीधी सी बात है, इसका रूट ऑफ कर दीजिए। सीधी सी बात क्या है कि इसका रूट ऑफ कर दीजिए, यानी कि 81 का रूट कितना होगा, 9 हो जाएगा, और 121 का रूट ऑफ कितना, 11 हो जाएगा। तो पहला आंसर ही ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, 81/121 ये दे रखा है, और ये क्षेत्रफलों का अनुपात है। हमको भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो भुजाओं का अनुपात यानी A1/A2 निकालना है। इसका मतलब इसको हमें रूट ऑफ करना होगा, तब तो A1/A2 भुजाएं निकल के आएंगी। तो बस अब इसका हम जानते हैं 9 होता है, इसका हम जानते हैं 11 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 वाले का क्या, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो, ठीक है, अगर मान लीजिए भुजाओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो, तो क्या करेंगे। अगर भुजाओं का अनुपात दिया होगा, मान लीजिए भुजा दी है 4/5, अब बोला क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका फिर स्क्वायर करना है, रूट ऑफ नहीं करना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसको रूट ऑफ में करें, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। लेकिन अगर भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक, समझ में आया। तो इसका स्क्वायर 16 और यहाँ 25, 16 और 25 आ जाएगा। ठीक है, अब एक 10वां सवाल है क्या, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है। ठीक है, क्या है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल मैं आपको बना के समझाए दे रही हूँ, चित्र बना के थोड़ा सा, 1 मिनट। ये 10वां सवाल है, जो क्या है, ए भुजा वाले समबाहु, तो एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इसकी जो भुजा है वो ए है, भुजा ए तो ए रहेगी, और ये वाली भुजा भी पूरी ए ही रहेगी। भाई भुजाएं समबाहु त्रिभुज की इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये और ये सब इक्वल हो जाएंगी। अब जो ये लंब है, लंब डाला गया है ये ऐसे करके, तो इस लंब की हमें दूरी निकालना है। ठीक है, इस लंब की हमें दूरी निकालना है। अब हम जानते हैं जब इस पर लंब डाला गया तो ये और ये आधे आधे पार्ट में बट गए, इसका मतलब ये भी a/2 और ये वाला भी a/2। ठीक है, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम जानते हैं जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये आधार है, ये लंब है, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब क्या होता है, लंब जो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ऐसे रूट ऑफ में यही तो निकालते हैं। ठीक, तो लंब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, आधार कितना है a/2, तो यहाँ a/2 इसका भी क्या होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लंब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस यहाँ a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ 1 मान लेंगे, इन दोनों का क्या एलसीएम ले लेंगे, तो 4 यहाँ से क्या 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, भाई 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ से क्या 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये ऐसे। अब √3 का तो स्क्वायर होता नहीं, इसलिए √3 ऐसे ही लिखा रहेगा। लेकिन जो a स्क्वायर है उसको हम a लिख देंगे, और जो ये 4 है उसको 2 लिख देंगे, क्योंकि 4 का तो स्क्वायर होता है ना 2, भाई 4 का रूट ऑफ होता है 2, ओके, स्क्वायर नहीं रूट ऑफ। और यहाँ a स्क्वायर का रूट ऑफ कितना 8 हो जाएगा, तो बस ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो 10वें का फिर ये ए ऑप्शन √3/2a मात्रक, भाई √3/2a आना चाहिए, तो यही है √3/2a। अब ए आप यहाँ पर लिखिए या फिर यहाँ पर लिखिए, दोनों बातें एक ही हैं, तो इसका जो ये ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 3πr²। ठीक है, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तब ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी 1/2। 1 मिनट, 1/2 तो व्यास है, तो फिर 1/2 गुणे 2 ऐसे कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 3π और यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि 3। ठीक है, पाई 1/4 मतलब क्या हो जाएगा 1/16, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3π और बटे में कितना 16, ये आंसर आना चाहिए इसका। तो फिर 11वें का ये बी ऑप्शन 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना 60 का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमें पाई में आंसर निकालना है, क्योंकि इसमें जो आंसर आ रहा है वो पाई में आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, θ/360, और क्या होता है πr²। भाई तब तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आता है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हमको दे रखी है, यहाँ 360 लिखेंगे। पाई का मान पाई ही रखना है, क्योंकि उसमें कुछ भी पाई का मान रखने को नहीं बोला है, और पाई आंसर जो है पाई के टर्म्स में ही आ रहा है। यहाँ r² यानी कि 6 का स्क्वायर, भाई r² मतलब 6 का स्क्वायर, या फिर यहाँ डायरेक्ट 36 भी लिख सकते थे। अब इसको कट कर लेंगे, 0 से 0, फिर 6 कम से चित्रंक 36, यहाँ कितना 1/6 आ गया।
ये पाई लिखा रहेगा, यहाँ इसको 2 बार लिख देंगे, 6 गुणे 6, एक 6 से तो एक 6 कट गया, यानी क्या बचा 6 पाई। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 पाई, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12वें का जो ये सी ऑप्शन है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये राइट हो जाएगा। 13वां है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है, लंब की भुजा की माप होगी। तो अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और यहाँ क्या, यहाँ 7.5 ये कर्ण है और आधार कितना है 4.5, तो बस इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हम जानते हैं फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो कर्ण का स्क्वायर हमें दे रखा है क्या 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर ये दे रखा है, बराबर लंब का स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, यानी भुजा की माप लंब निकालना है, प्लस क्या 4.5 का होल स्क्वायर। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, भाई ये 7 है तो यहाँ 5 है, 7.5, ठीक है, 7.5 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 25 और 8 7 56। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, पॉइंट कहाँ लगाएंगे 2 अंक गिन के, यहाँ एल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करना है तो आएगा 5 25 और 4 5 20, तो यहाँ कुछ ऐसा आएगा इसका, ठीक। अब 56.25, इसमें से ये घटा देंगे तो 56.25 माइनस में कितना 20.25 बराबर में एल स्क्वायर, ये यही रहेगा। अब इसको भी आपस में घटा देंगे तो ये 25 में अगर 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 5 में 5 0 और 2 में 2 भी 0, ठीक। अब यहाँ 6, अगर 6 में हम 0 घटाते हैं तो 6 ही आएगा, 5 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो कितना 3 आ जाएगा, ये एल स्क्वायर जो है एल हो जाएगा और यहाँ रूट ऑफ लग जाएगा, इसका मतलब 36 का कितना 6 हो जाएगा। तो जो हमारा एल आ रहा है वो 6 आएगा। तो ये 13वें का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 14 है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा AB की माध्यिका CD है, CD स्क्वायर का मान होगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन ये लगाया था, 10वां क्वेश्चन लगा रखा था क्या ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको लगा के बताती हूँ उसको कैसे लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से लगा लेते हैं। अब 14 में क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने माना ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसको एबीसी नाम दे देते हैं। तो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, कहीं पर भी कुछ भी बना सकते थे एबीसी, चाहे यहाँ ए से शुरू करें या फिर यहाँ ए से शुरू करें, तो कहीं पर भी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। तो एबीसी में भुजा AB की माध्यिका, तो AB ये है, इसकी माध्यिका मतलब मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये मिलेगा हमको, ठीक है, मिड पॉइंट CD। अब मिड पॉइंट CD बोला है तो यहाँ पर ये D पॉइंट हो जाएगा, माध्यिका CD मतलब ये माध्यिका है हमारी CD, ठीक है, इसका मतलब ये और ये हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक। अब हमें क्या बोला है CD स्क्वायर का मान, CD स्क्वायर का मान यानी कि जो ये है CD, इस CD स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि ये सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, इसका मतलब AB भुजा BC के बराबर है, अगर देखा जाए तो AB भुजा BC के बराबर है, और ये भुजा AC के भी तो बराबर है भाई, ये भुजा AC के भी तो बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में ये बराबर हैं, ठीक। तो अगर हमें ये CD स्क्वायर निकालना है तो हम अपना पाइथागोरस प्रमेय ही तो लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको करेंगे सॉल्व। अच्छा तो कैसे करेंगे, ये तो लंब कहलाएगा, ये आधार इतना, ये आधार कहलाएगा, और ये क्या कर्ण कहलाएगा इतना, ठीक है। तो कैसे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, या फिर कर्ण नहीं लिखते हैं हम, सीधे CB लिखते हैं, ठीक है, CB लिखते हैं, या फिर BC लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम CB लिख लेते हैं, CB का स्क्वायर। हाँ ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि CB का स्क्वायर किसके बराबर, CD के स्क्वायर प्लस ये क्या है DB के स्क्वायर या BD के स्क्वायर के बराबर होगा। भाई कर्ण का स्क्वायर यानी CB का स्क्वायर CD के स्क्वायर और CB के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब CD का स्क्वायर तो ठीक है बराबर, अब यहाँ पर देखिए CD का स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा प्लस, अब जो ये BD लिखा हुआ है, ठीक है, BD जो लिखा हुआ है ये BD है, तो BD को हम ये भी तो लिख सकते हैं AB बटे 2, क्योंकि पूरे का ये आधा ही तो है, क्योंकि ये माध्यिका है तो ये पूरे का आधा है, इसलिए BD की जगह क्या लिख सकते हैं AB बटे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे 2, भाई ये पूरा है, ये AB है तो AB बटे 2 मतलब ये आधा हो जाएगा AB बटे 2, तो यहाँ DB की जगह AB बटे 2 हमने लिख लिया और उसका क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब यहाँ CB, अच्छा CB जो ये CB है, ठीक है, वहां पर भी तो हम ये AB लिख सकते हैं,
ठीक भाई, सी बी और ए बी इक्वल है, तो बी सी या सी बी एक ही बात है, तो बी सी या सी बी, ठीक है, उसकी जगह ए बी लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या, सी डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और बटे में यहाँ कितना 4 हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी का स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में ए बी का स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ क्या है, सी डी का स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर। ये आपस में घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ए बी का स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। तो अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, या फिर स्क्वायर नहीं हटाना है, क्योंकि हमें तो सी डी का स्क्वायर का मान ही तो पूछा है, सी डी स्क्वायर का मान, तो सी डी स्क्वायर का मान तो बस यही वाला आंसर आ जाएगा इसका। अगर स्क्वायर हटाना होता तो रूट ऑफ बनता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा है सी डी स्क्वायर का मान, भाई सी डी स्क्वायर पूछा है, तो इसका मतलब इसका फिर ये बी ऑप्शन 3/4 ए बी स्क्वायर ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है, उनके भारों का योगफल होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें योगफल पूछा है, हमें समांतर माध्य दिया है और कितने व्यक्तियों का है वो दिया है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, योगफल निकल के आ जाएगा। ठीक, तो सीधा सा क्वेश्चन सिंपल सा था भाई, क्योंकि समांतर माध्य का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल और बटे में क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है फार्मूला। अब जो समांतर माध्य है वो दे रखा है 45.6 और पदों का योगफल, ये पदों का योगफल है, ये तो हमें ज्ञात करना है, योग बटे में पदों की संख्या 12 है, तो मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सीधी सी बात। तो 12 छंग 72 का 2 हासिल 7 और 12 पंचे 60 7 67 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, तो ये आ रहा है हमारे पास। पॉइंट कहाँ, यहाँ लगा देंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 547.2। ठीक, 12वें का सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं और इनका समांतर माध्य कितना 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। बस वही फार्मूला, क्या कि समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, जो हमने अभी भी यूज किया ना, वही फार्मूला। तो समांतर माध्य हमको 5 दे रखा है, समांतर माध्य की जगह तो 5 लिखना है। पदों का योगफल, हमारे पास पद कौन कौन से थे, 3 4 6 और x, ये हमारे पास पद थे। और पदों की संख्या कितनी, इनको गिनेंगे तो 4 है ये, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 चौके कितना 20 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, 6 4 10 3 13, ये 13 हो जाएगा। यहाँ x ऐसे लिखा रहेगा। अब 13 यहाँ माइनस में आएगा तो 20 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये 16वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 7। द्विघात समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्विघात समीकरण x - 1/x = 1 का विवित्तकर होगा। विवित्तकर यानी कि डी, डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ इस तरफ लगाते हैं। 17 में क्या है, सबसे पहले इक्वेशन है 1 - x - 1/x = 1, ये हमको दे रखा है। यहाँ 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x आएगा, फिर यहाँ x² हो जाएगा और यहाँ ये 1 हो जाएगा भाई, फिर गुणा हो जाएगी, x की x x², 1 की 1 से 1, और यहाँ क्या ये 1 लिखा रहेगा। अब x की गुणा भी यहाँ से हो जाएगी। ठीक, तो x² - 1 = x, फिर यहाँ x², ये x यहाँ आएगा तो माइनस का x और ये माइनस का 1 ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, ax² + bx + c, इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो a के लिए इसके आगे क्या 1 है तो 1 लिख देंगे, ये a बराबर हो जाएगा। b बराबर इसके लिए क्या माइनस का 1 हो जाएगा और c बराबर भी माइनस का 1 हो जाएगा। हमें 3 वैल्यूज पता है इसकी। ठीक, जब हमें इसकी 3 वैल्यूज पता है तो यहाँ पर विवित्तकर कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, इसको ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब b² इसका मतलब क्या -1 का स्क्वायर, फिर -4 × a और a की वैल्यू 1 × c की वैल्यू -1, फिर से यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई में। a² यानी कि 1² यानी कि 1 रहेगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस लिखेंगे नहीं, माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 4 × 4, फिर से 4 × 4, तो यहाँ पर 4 ही हो जाएगा, 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट डी हमने निकाला है 17 का, ये डी ऑप्शन 5। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो 5 आ रहा है। ओके, अब 18 नंबर है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 30 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो अब एक समीकरण बनाना है, समीकरण किस रूप में बनेगी वो हमको बताना है। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लगा लेते हैं। बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो फिर लंबाई को हमें x+1 मानना पड़ेगा और चौड़ाई को हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि जो लंबाई है वो 1 मीटर अधिक है। तो अब क्षेत्रफल बोला है 30 मीटर स्क्वायर। तो हम फार्मूला जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब लंबाई कितनी दे रखी है हमको, x+1, ये तो हो गई लंबाई, गुणे चौड़ाई कितनी दे रखी है x, तो यहाँ x लिख देंगे, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30, तो यहाँ पर क्या 30 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पहले x की x से गुणा करेंगे x² प्लस x की 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 30 हो जाएगा। फिर यहाँ से x² प्लस x, ये 30 यहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इधर जीरो बना देंगे, यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी इक्वेशन निकल के आ रही है। ठीक है, अब जीरो आप यहाँ लगाएं या फिर यहाँ लगा दें, इसको हटा के, वो एक ही बात है। तो x² प्लस x माइनस 30, ये आंसर इसका आना चाहिए। तो x², ये आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो रहा है क्या, x² प्लस x माइनस 30। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा मैच हो रहा है, x² प्लस x माइनस 30। और बाकी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ माइनस दे दिया, इसमें दोनों जगह माइनस है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब एक 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, माध्य दे रखा है, माध्यक दे रखा है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है हर बार ही आता है, मैंने आपको हर बार ही बताया कि ये क्वेश्चन अधिकतर हर बार ही आता है, तो आप ये क्वेश्चन तो जरूर भाई देख के जाइए पेपर में, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य प्लस क्या बहुलक, प्लस बहुलक। अब 3 मल्टीप्लाई माध्यक, और माध्यक इसमें हमें कितना दे रखा है, पहले माध्य दिया है फिर माध्यक दिया है, तो जो माध्यक दिया है वो 25.8 दे रखा है, 2 इंटू माध्य, और माध्य हमको दिया है 26.1। अच्छा, प्लस यहाँ इक्वल्स टू नहीं, प्लस प्लस में क्या बहुलक। ठीक है, बहुलक लगा दिया हमने। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 5 15 16 17, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 7 पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, फिर 2, फिर यहाँ 5 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, प्लस बहुलक लिख देंगे। अब 77.4 माइनस 52.2 घटा देंगे, तो 2 में 4 में 2 गया 2, 7 में 2 गया तो 5, और यहाँ पर 7 में 5 गया तो 2, तो 25.2 इसका जो आंसर आ रहा है 25.2। तो फिर 19वें का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, 25.2। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी होती है, तो बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्गंतराल, बहुलक। अच्छा, इसकी जो माप होती है बहुलक होती है भाई। इसकी 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो माध्य होता है, ठीक है, माध्य, दूसरा क्या माध्यक यानी कि माध्यिका, इसी को माध्यक या माध्यिका बोलते हैं, और तीसरा क्या बहुलक, बहुलक। ठीक है, तो ये 3 मापें होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की, केवल और केवल ये 3 मापें होती हैं। तो इसमें से ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, बहुलक। ठीक, और ये जो होते हैं बारंबारता, वर्गंतराल, संचयी बारंबारता, ये माध्यिका के अंतर्गत जो टेबल बनाई जाती है उसमें आते हैं। तो ये तीनों ही गलत हैं, केवल एक ऑप्शन हमारा बहुलक सही, क्योंकि 3 जो ये मापें हैं ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। ठीक है, अब ये खंड बा है, और खंड बा में है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, अच्छा ये जो नंबर 1 है इसको हमने 21 मान लिया। ठीक है, तो 21 मान के चलेंगे। इसमें जो पहला है उसमें लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड कीजिए, इसमें सभी करने हैं, और इसमें 4 तक हैं, का से लेकर के 4 तक हैं। तो जो इसमें पहला है कि बिंदुओं 2y और 10,3, ठीक है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी लोग ये आंसर कर लेंगे इसका। यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं हमको, 2, y पहला पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो है 10,3, ये दूसरा पॉइंट दे रखा है, और बीच की दूरी 10 मात्रक है, और यहाँ पर जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 10 मात्रक। तो हमें y का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे कि दूरी बराबर, फार्मूला लगा देंगे दूरी वाला, कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दूरी जो है 10 मात्रक है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब √x2 माइनस x1, ये x2 है, ये x1 है, तो 10 माइनस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये 10 बना हुआ है, प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है, तो y2 मतलब 3 माइनस y, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब जो ये रूट ऑफ बना हुआ है यहाँ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक,
रूट ऑफ यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या 10 10 में से 2 गया तो 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 माइनस वाई, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ से क्या 10 10 का स्क्वायर 100, तो 10 ना लिखकर यहाँ सीधे 100 लिखते हैं। अब 8 अटे 64 प्लस 3 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। अब 100 माइनस ये 64 है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, और यहाँ क्या 3 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर घटा देंगे 36 आ जाएगा 36, और यहाँ क्या 3 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। तो जो 36 आया है एक बार, अच्छा अभी नहीं, ओके अभी तो 36 आया है, ठीक है। अब जो ये स्क्वायर लगा हुआ है जब यहाँ जाएगा तो रूट ऑफ बनेगा, रूट ऑफ 36 बराबर में क्या 3 माइनस वाई, ऐसे लिख देंगे इसको। अब जो ये 36 है, अब यहाँ से लगाते हैं कि जो ये 36 हमारा आया था रूट 36, तो रूट 36 को जब हम रूट ऑफ निकालेंगे इसका तो प्लस माइनस 6, ठीक है, इसको प्लस माइनस 6 ऐसे लिखेंगे 2 बार, प्लस माइनस 6, ठीक। अब यहाँ पर क्या 3 माइनस वाई ऐसे लिख देंगे, 3 माइनस वाई यहाँ चल रहा था तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब एक बार प्लस 6 लेंगे और यहाँ पर 3 माइनस वाई, दूसरी बार माइनस 6 लेंगे और यहाँ पर 3 माइनस वाई, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार ये माइनस के साथ। तो प्लस 6 तो ठीक है, ये जो 3 है यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का वाई। तो 6 में 3 गया 3 बराबर माइनस का वाई। अब जो ये माइनस है इस तरफ हो जाएगा तो माइनस का 3 बराबर वाई। तो वाई की एक वैल्यू तो माइनस की 3 निकल के आ रही है, दूसरी वैल्यू क्या निकल के आएगी -3। अब ये 3 है ये भी यहाँ आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का वाई, ऐसे ही ये चलता रहेगा। फिर ये माइनस के 9 हो जाएंगे इक्वल्स टू माइनस का वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी 9 आ रही है, ठीक है। हमारे पास वाई के 2 आंसर आ रहे हैं, तो वाई की जो वैल्यू होगी 9 होगी या फिर -3 होगी, ठीक है, ये आंसर लिखा जाएगा। तो अब इसका ये खा नंबर देखते हैं, और खा में क्या लिखा हुआ है कि x और 1/x का जो माध्य है वो m है, ठीक है, x और 1/x का जो माध्य है m है, ये हमको पता है। फिर x⁻3 और 1/x⁻3 का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो ये संख्याएं ही मान लेते हैं कि एक संख्या ये है एक संख्या ये है, इन दो संख्याओं का जो माध्य है वो m है, हमको ये पता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले यहाँ डाल देते हैं कि आंसर नंबर 21 का खा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर कैसे करेंगे कि दो संख्याओं का माध्य हमको दे रखा है कि m नहीं 1x और 1/x का जो माध्य है वो हमें पता है कि इसका जो माध्य है वो m है, पहले तो इतना हमको पता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या हम फार्मूला जानते हैं कि माध्य या फिर समांतर माध्य कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं ना कि पदों का योग और बटे में क्या पदों की संख्या, ठीक है, यही फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब तो समांतर माध्य हमको ये दे रखा है भाई, इन दोनों का माध्य m है, माध्य का है या समांतर माध्य का है, समांतर माध्य तो m हमको दे रखा है, ठीक, इतना हुआ। अब जो पदों का योग है, अब इसमें पद कहाँ है, एक ये है एक ये है, दो ही तो पद है, तो इनका योग करेंगे भाई, पदों का योग तभी तो ऐसे बनेगा। पदों का योग हो गया, इन दोनों का योग कर दिया, बटे पदों की संख्या। अब पद हैं कितने, तो एक दो, दो ही तो पद हैं भाई, गिनती के 2 पद हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक। अब जो ये 2 है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा भाई, तिर्रे गुणा होगी ना, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2m हो गया। अब ये क्या आया x + 1/x, यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बन रही है कि x + 1/x की वैल्यू क्या है 2m है, 2m है, ठीक। अब हमें क्या पूछा है, देखिए हमें पूछा है, एक मिनट यहाँ पर, कि x⁻3 और 1/x⁻3 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका किया था अब वैसे ही इसका निकालेंगे, ठीक। तो हमें क्या बोला है कि x⁻3 तथा 1/x⁻3 का माध्य, माध्य क्या क्वेश्चन मार्क, यही तो हमको बोला है। तो अब हम इसमें भी तो फार्मूला लगाएंगे क्या कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, फिर वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर भी पदों का योग, ये ना लिखकर या फिर ये ना लिखें पदों का योग, जरूरी नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, आप एक बार ऊपर लिख चुके हैं यहाँ पर तो बार बार जरूरी नहीं है, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग क्या, यही तो पद है, यानी कि x⁻3 + 1/x⁻3, और माध्य तो हमको निकालना है, मतलब ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो ऐसे चलता रहेगा,
जो क्वेश्चन मार्क होता है वो वैसे ही चलता रहेगा, समांतर मार्ग तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो पदों का योग, ये तो पदों का योग हो गया, बटे पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितनी, 2। भाई यहाँ पर भी तो 2 ही पद है, 2 टर्म्स ही तो है केवल, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब जो x⁻³ + 1/x⁻³ इसकी वैल्यू आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू निकालना 8th में शायद आपको सिखाया गया होगा, अगर आपको याद है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है तो वो हम आपको यहाँ साइड में करके बताते हैं, और ये साइड में आपको करना भी है, लगा के दिखाना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x⁻³ + 1/x⁻³, ये हमको क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे तब तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो इसको अच्छा करेंगे कैसे, तो ये टर्म हमें दिया होता है ना, इसको घात 3 करके लिखेंगे, तो इसकी घात 3 करेंगे, इसका क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे। तो सबसे पहले a की घात 3 + b की घात 3, यहाँ फार्मूला लग रहा है x⁻³ यहाँ 1/x, इसकी घात 3, भाई a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab, यही तो फार्मूला होता है, 3 × a ये है, b ये है, b 1/x, तो 3ab हो गया। अब उसके बाद में ब्रैकेट में क्या होता है, a + b, तो a तो यही है और ये b, तो ये इसका फार्मूला खोलेंगे हम, और ये कहाँ से, ये यहाँ से उठा के लाएं, ठीक है। ये इसका हमें फार्मूला खोलना है क्यूब रूट वाला, तो ये खुद ब खुद यहाँ बन के आ जाएगा, और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इतने की वैल्यू 2m हमने अभी अभी निकाली है। ये देखिए यहाँ एक रिलेशन हमने बना के रखा था 2m, ये तो ये जो 2m है ये यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे 2m की घात 3 बराबर x की घात 3 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस 1 की घात 3 तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ x की घात 3 ऐसे लिख देंगे, प्लस x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, और इसकी वैल्यू x + 1/x, इसकी वैल्यू भी तो 2m है भाई, जब इसकी वैल्यू 2m है, इसकी वैल्यू भी तो 2m है, और ये चीज आपको 8th में ना बहुत अच्छे से सिखाया गया होगा अगर आपने पढ़ा है तो। 2 की घात 3 का मतलब क्या, 8 हो जाएगा, m की घात 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये वाला टर्म ये तो हमको निकालना ही है, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस यहाँ 3 दूनी कितना 6m हो जाएगा। अब यहाँ पर 8⁻³ ये 6m यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 6m हो जाएगा, फिर यहाँ x की घात 3 + 1/x की घात 3, तो इसकी वैल्यू जो हमको निकालनी थी वो निकल के आ गई, क्या 8m⁻³ - 6m, ठीक। तो ये जो समांतर माध्य हमको निकालना था ना, ये वाला, इसकी वैल्यू हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ m, तो यहाँ इसका मान रखेंगे, क्या इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 8m की घात 3 - 6m अपॉन में क्या 2। अब इन दोनों से ना 2 कॉमन ले लेंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे, तो इन दोनों से पहले 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा, भाई यहाँ से 2 कॉमन लिया 4, m की घात 3 माइनस यहाँ कितना 3m, भाई यहाँ से भी तो 2 कॉमन गया ना, बटे में कितना है ये 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आया हमारे पास क्या आया, 4m की घात 3 - 3m, ठीक है। तो यानी जो इनका जो माध्य पूछा था वो इतना आ रहा है, तो बस लास्ट में कहीं पर आंसर भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x⁻³ + 1/x⁻³ का माध्य बराबर कितना 4m⁻³ - 3m, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये चीज आपको करके दिखाना ही दिखाना है अगर इस तरह का सवाल आता है तो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि tan 2a, और tan 2a की वैल्यू हमको दे रखी है cot a - 18, ठीक है, cot a - 18, ये tan 2a की वैल्यू दे रखी है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ठीक है, मान लिया हमने कि भाई 2a एक न्यून कोण रहा होगा, ओके। तो फिर a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ये, तो चलिए इसको लगा के समझाते हैं कैसे किया जाता है ये। तो 21 का घ नंबर यहाँ से करेंगे और लिखेंगे क्या, tan 2a = दे रखा है cot a - 18 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है tan 2a = cot a - 18 डिग्री, ये हमको दे रखा है, जहाँ 2a न्यून कोण है, चलो वो तो बात की बात है, वो तो अभी जरूरत नहीं है उसकी। तो tan 2a, अच्छा tan 2a कैसे बना होगा, यहाँ जब cot है तो इसको भी हमें cot में ही चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसी को चेंज कर लें, या फिर इसको भी चेंज किया जा सकता है, तो हम इसको सिंपली चेंज करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि cot 90 - 2a, ठीक है, tan को लिख सकते हैं cot 90 - 2a, तो cot 90 - 2a tan 2a बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि cot, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है
यहाँ से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, tan थीटा। ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला पूरे ही लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला होता है ये, ठीक। अच्छा, तो tan की जगह पर क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 2a, और यहाँ पर भी क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों एक जैसे, यहाँ पर भी cot, यहाँ पर भी cot, तो cot से cot कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक। अब a वाले एक साइड कर लेंगे और जो ये संख्याएं लिखी उनको एक तरफ कर लेंगे, माइनस का 2a तो यहीं लिखा रहेगा, ठीक। अब जो ये a है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, यहाँ माइनस का 18 डिग्री, और जो ये 90 है ये वहां ले जाएंगे तो फिर माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये आपस में जुड़ेंगे, भाई दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही लगा रहेगा, तो ये 3a हो गए, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 8 9 और 1 10, ये भी माइनस के रहेंगे, ठीक है, जुड़ेंगे लेकिन माइनस के ही रहेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। अब यहाँ से a इज इक्वल्स टू माइनस 108 अपॉन में क्या, माइनस 3, भाई ये 3 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3, और यहाँ 3 3 जा 9, और 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18, तो जो a की वैल्यू आ रही है 36 डिग्री, बस आंसर आ गया। तो ये देखो न्यून कोण है, a तो न्यून कोण है ही है, लेकिन अगर हम कहें 2a तो 2a भी तो न्यून कोण होगा। अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई a, तो 2 मल्टीप्लाई 36, 36 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ 7 72 डिग्री, तो 72 डिग्री जो है वो कितना है, ये भी तो एक न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण है, यहाँ पर लिख देंगे न्यून कोण, ठीक। तो ये लिखना जरूरी नहीं है साइड में, बस आप चाहें तो दिखा सकते हैं कि हाँ ये न्यून कोण हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आप साइड में करके दिखा सकते हैं कि हाँ 2a जो है वो न्यून कोण है। ओके भाई, 0 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी डिग्री का कोण बनता है वो न्यून कोण होता है, तो ये न्यून कोण है, ठीक। तो हो गया। अब इसका घा नंबर लगाते हैं, भाई घा तो हो गया, घा नंबर, तो घा नंबर में क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और ये 4 नंबर का है, क्योंकि जब ये माध्य ज्ञात करवाते हैं या माध्य निकलवाते हैं तो ये बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से ये 4 नंबर में दे दिया, बाकी ये 2 नंबर के थे, ये 4 नंबर का है। तो माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या, संचयी बारंबारता बनानी होती है, तो पहले टेबल ही बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ से आंसर नंबर 21 का घा पार्ट लगाते हैं, ठीक है, आंसर नंबर 21 का ये घा पार्ट लगाते हैं। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया, सबसे पहले तो भूल लिखेंगे, तो क्या दिया है यहाँ से और कर लेते हैं कि वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता है, और फिर क्या है, संचयी बारंबारता, वो हमें बनाना ही पड़ेगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये हमें बनाना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, इतना तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। अब जो बारंबारता है वो क्या है, 5 है, फिर यहाँ 8 है, फिर 20 है, फिर यहाँ 15 है, फिर 7 है, ये हो गई बारंबारता। अब हमें संचयी बारंबारता बनानी है, क्योंकि माध्यक निकालना हो, माध्यक में संचयी बारंबारता तो निकालते हैं। यहाँ 5 लिखा रहेगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48, ठीक है। अब 48 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 55, 55 आ रहा है हमारे पास, तो जो n/2 आएगा ना, 55/2 कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले अच्छा इसको स्केल के द्वारा कंप्लीट कर ले, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो जो हमको दिया है वो लिखेंगे। हमको n पता है, n की वैल्यू 55 आई है। उसके बाद n/2, तो n/2 हम कितना रखेंगे, 55/2, ठीक है। जहां पर भी n/2 लेना होगा वहां 55/2 पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये बताइए कि 55/2 लगभग कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 2, भाई 2 दूनी 4, यहाँ 15 2 सत्ती 14, और ये तो 27.5 ये हो जाएगा। अब 27.5 यहाँ किसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ 33 के अंतर्गत आएगा, ठीक है, 33 के अंतर्गत, क्योंकि 13 से बड़ा है और 33 में हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब CF तो ये संख्या है, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, CF तो हमें यहाँ मिल गया।
फिर लेकिन एफ इसी 33 के आगे यहाँ बढ़ेंगे, एफ ये वाली संख्या और आगे बढ़ेंगे, लोअर लिमिट ये मिल गया हमें, लोअर लिमिट, ठीक है। ये वाला जो 20 है ये लोअर लिमिट है। बस सारी चीजें मिल गई, माध्यक वाला फार्मूला लगा देंगे और आंसर करेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। एल की वैल्यू 20 है, लोअर लिमिट है। एफ की वैल्यू 20 है, ठीक है। और सी एफ की वैल्यू 13 लेंगे हम। उसके अलावा और हमें क्या चाहिए, एच चाहिए होता है। तो एच जो वर्ग अंतराल होता है ना इन दोनों का, तो अगर 50 में 40 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब बस फार्मूला लगा देंगे, तो उसको यही साइड में कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई में एच, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब एल की वैल्यू कितनी, 20 प्लस एन बाई 2 मतलब 55/2 माइनस सी एफ, और सी एफ कितना है हमारा 13 है, 13 लिख देंगे। बटे में यहाँ पर कितना एफ की वैल्यू 20 है तो 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई एच, और एच की वैल्यू कितनी 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 20 प्लस 55/2, यहाँ 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से 55 माइनस 13 दूनी 26, यहाँ 26 हो जाएगा। और ये जो 2 बचा हुआ है ना, 2 यहाँ इससे गुणा करेगा भाई, जो 2 है ना 2 यहाँ वापस इससे गुणा कर लेगा जब एलसीएम ले लेंगे उसके बाद, तो यहाँ 2 गुणा कर लेगा, ये 1 यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ क्या 20 प्लस, अब 55 में 26 घटा लेंगे तो 15 में 6 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 4 में 2 गया 2 बचेगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ 20 प्लस, और इसको कर देंगे डिवाइड, तो 4 सत्ते 28, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, तो 7.25 आ रहा है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 27.25। तो जो माध्यिका या माध्यक निकल के आ रहा है वो आ रहा है 27.25। ओके, बस यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कहीं लिख लेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं आंसर कि माध्यक बराबर 27.25, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका ये अड़ा पार्ट है, दिया गया है कि HCF 255 और 867, ठीक है, 255 और 867 का जो HCF दे रखा है वो 51 दे रखा है। तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, वो तो कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, संख्याएं हमें क्या पता है, जो 2 संख्याएं हमको पता है वो है 255 और 867, ये 2 संख्याएं हमको पता है, ठीक। अब हमें और क्या पता है, HCF पता है, तो HCF भी हमको दे रखा है क्या 51, तो हमें LCM निकालना है, LCM क्वेश्चन मार्क है। अब हम LCM जानते हैं फार्मूला क्या होता है, तो LCM निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का, भाई LCM यही तो होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF, LCM निकल आएगा। या फिर HCF निकालना हो तो HCF यहाँ कर देंगे, LCM यहाँ कर देंगे, ऐसे ही लगाते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है हमारे पास 255 और गुणे में क्या 867, और HCF कितना है, HCF हमारा है 51, तो यहाँ क्या लिख देंगे 51। अब इनको कट करना है, तो ये संख्या दिख रही है कि 5 टाइम में इससे पूरी पूरी कट हो रही है, क्योंकि ये 5 एकम 5, भाई यहाँ 5 एकम 5 और 55 25, अगर 5 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो 5 एकम 5 और 55 25 यानी कि 255 ही आएगा। तो ये पूरा पूरा 5 बार में इससे कट हो रहा है। तो हमारे पास अब बचा क्या, 5 गुणे 867, ये हमारा LCM ऐसे निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 सत्ते 35, 35 का 5, 5 छक्का 30, 30 3 33 और 5 अट्ठे 40, 3 43। तो ये आंसर कुछ आ रहा है क्या 4335, ये LCM निकल के आ रहा है। तो बस आंसर लिख देंगे कि LCM बराबर 4335, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसका ये चा पार्ट देखते हैं, और चा में क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया और हर बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये क्वेश्चन आप 24 के सेट में जाएंगे, और 24 के किस सेट में है मैं आपको बता दे रही हूँ, वहाँ देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका पूरा। तो 24 की किसी सेट में, ये देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है,
और यहाँ सेट 4 में 24 में, ठीक है, सेट 4 नहीं 2024 के, और सेट किस में जाएंगे, सेट 2 में आप जाएंगे, ठीक है, 2024 के सेट 2 में जाएंगे, वहां देखेंगे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 21 का पार्ट है, ठीक है, 21 का ये का पार्ट है क्या कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन आप वहां से देख लेंगे, ठीक। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मतलब ये 22, ठीक है, तो खंड बा का हम ये मान के चलते हैं कि 22 है, और 22 आपको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, पार्ट 2 बनाएंगे इसका हम इसके बाद, तो पार्ट 2 में 22 से लेकर के यहाँ, ठीक है, यहाँ जो 5 लिखा है इसको हम 25 मान के चलते हैं, 25 तक आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है।